स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर का ए पार्ट शुरू कर लिया था और थर्ड चैप्टर के ए पार्ट में हम लोगों ने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम यहां पर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट कौन सी है और उसकी क्या डेफिनेशन हमारे पास बनती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो आप यहां पर देखिए, अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी चार्ज पार्टिकल को, यहां पर आपने चार्ज पार्टिकल रखा, ये रहा, और इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देके मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थीटा एंगल बना के उस चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। आई रिपीट अगेन, आपने एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसके ऊपर Q चार्ज है, उस चार्ज पार्टिकल को V वेलोसिटी देके आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना के आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट किया है। अब जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के अलोंग थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करती है और जो फोर्स अप्लाई होगी, दैट फोर्स इन दिस वे, ये फोर्स हमने यहां पर लिखी है, ये वाली फोर्स हमारे पास आ जाती है। आगे चलिए, अगर हम यहां से इसको सोल्व करें तो F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, ये हमारे पास आया है। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे है, आप उसको समझिए। अगर मैं आपसे ये कहूं, इफ जो Q चार्ज है वो हमारा यूनिटी यानी कि यूनिट चार्ज है और जो यहां पर चार्ज की वेलोसिटी है दैट इज आल्सो यूनिट यानी कि यूनिट वेलोसिटी है, तो चार्ज पार्टिकल यूनिट चार्ज है, उसकी वेलोसिटी भी यूनिट है और उस चार्ज पार्टिकल को जिसके ऊपर यूनिट चार्ज है, जिसकी वेलोसिटी भी यूनिट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने 90 डिग्री एंगल से इंसर्ट किया है। आगे चलिए, तो एक बात बताइए, यहां पर F इज इक्वल टू Q की जगह आपने यूनिट यानी कि 1 रखा, वेलोसिटी की जगह आपने यूनिट यानी कि 1 रखा, थीटा की जगह आपने 90 डिग्री साइन 91 होता है, तो आपके पास यहां पर आ गया है जस्ट ओनली B, ये आपके पास आया है। और ये B किसके बराबर है? ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बराबर है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के न्यूमेरिकली इक्वल है। कौन सी फोर्स के? वो फोर्स जो किसी यूनिट चार्ज पे लगती है, जब वो चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज numerically equal to force on a unit charge moving with unit velocity in a direction perpendicular to magnetic field। हम लोगों ने यहां से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन को लिखा है। मैं आपको वो डेफिनेशन यहां पर लिख के दे रहा हूं। हम कहेंगे दैट दिस इज मैग्नेटिक field intensity is numerically equal to
force on a unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field। ये लीजिए, आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम चलते हैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पे। अब आप यहां पर समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास क्या यूनिट बनती है और उस यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज के लिए आप समझिए। सबसे पहली बात यहां पर आएगा, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला, ये है। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है गॉस। तो लीजिए, ये सीजीएस सिस्टम है। आई रिपीट, एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है गॉस। अब हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, टॉपिक आता है। आप बताइए 1 टेस्ला क्या है और 1 गॉस क्या है, हमें इस चीज को अब यहां पर समझना है। आप पूरा प्रॉपरली ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां से B निकालना चाहूं इस फॉर्मूले से, तो आप देखिए B यहां से बनेगा F अपॉन Q इंटू V इंटू साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास आया है। अगर मैं आपको यहां से कह दूं इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, क्योंकि ये एसआई सिस्टम है तो हम यहां पर सारी चीजें एसआई सिस्टम में ही लेंगे। तो अगर मैं कहूं कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम हमने ले लिया और वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड हमने ले ली और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने ले लिया, तो आपके पास यहां पर B, अगर और थोड़ा समझे तो यहां पर आप एक काम और कर दें। आपने Q को 1 कूलम लिया है, आपने वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड लिया है, एंगल थीटा को 90 डिग्री लिया है और आप ये कह दीजिए कि फोर्स यहां पर 1 न्यूटन हो गया। तो अब सुनिए, आपके पास यहां पर क्या वैल्यू आती है। F की जगह आपने लिखा 1 न्यूटन अपॉन में, Q की जगह आपने लिखा 1 कूलम, V की जगह आपने लिखा 1 मीटर पर सेकंड, आगे चलिए, इनटू साइन थीटा आपके पास है और थीटा की जगह 90 पुट किया तो साइन 90 आपके पास 1 आ चुका है। आगे चलिए, ये सब मिला करके आपके पास जो वैल्यू बनती है मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज 1 टेस्ला। वो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनती है। तो आप सोचिए, यहां पर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हम किसको कहेंगे, किस मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला हम कहेंगे? तो सुनिए, आप ये कह सकते हैं कि 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें अगर हम किसी 1 कूलम के चार्ज को रखें और वो 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम का चार्ज
1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाए तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला कहते हैं। अब आप इसको लिखोगे कैसे? आप इसको इस तरीके से लिखोगे, क्या कहोगे? मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला when a charge of 1 coulomb moves with a velocity of 1 meter per second in a direction perpendicular to the magnetic field experience a force of 1 newton. That magnetic field is said to be 1 tesla. I repeat again, आप ऐसा भी कह सकते हो that when a charge of 1 coulomb moving with velocity 1 meter per second in a direction perpendicular to magnetic field then experience a force of 1 newton. That magnetic field is said to be 1 tesla. 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी 1 कूलम के चार्ज पे जो कि 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, वो मैग्नेटिक फील्ड जो 1 कूलम के चार्ज पे 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, उस 1 कूलम चार्ज पे वो 1 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई करती है तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट इज 1 गॉस। वो कैसे होगा उसको प्लीज आप यहां पर देखिए। अगर मैं आपसे ये कहूं यहां से B इज इक्वल टू F अपॉन दिस इज Q इंटू V इंटू साइन ऑफ थीटा, हमने यहां से ले लिया। अगर हम ये कहें इफ Q इज इक्वल टू, अब आप लोग सोच रहे होंगे आपने यहां पर ऐसे सिस्टम में 1 कूलम लिया है तो ऑब्वियसली आप सीजीएस सिस्टम में 1 स्टैट कूलम लेंगे या 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज लेंगे, लेकिन ये गलत है। ये तब लिया जाता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो। यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज अब मोशन में है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो और वो मूव कर रहा हो यानी कि उस केस में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज नहीं लेते। उस समय मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, उस समय हम लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज। तो यहां पर देखिए दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये हमारे पास यहां पर आ जाता है। चलिए अगर हम Q को लें 1 EMU ऑफ चार्ज यहां पर लिया, वेलोसिटी हमने ले ली चार्ज की, दिस इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, और अगर उसके ऊपर फोर्स लगता है 1 डाइन, तो ये आपने यहां पर लिया। अब आप बताइए यहां पर अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो B इज इक्वल टू F की जगह आपने यहां पर 1 डाइन लिखा। आगे चलिए Q की जगह आपने यहां पर लिखा दिस इज 1 EMU ऑफ चार्ज, ये लीजिए आपने लिखा है। आगे चलिए नेक्स्ट इज अगर हम V की जगह यहां पर लिख दें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आप बताइए आपको यहां पर क्या मिलेगा? आपको यहां पर अब इन सब को मिला करके जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो मिलेगी। जब हम सब कुछ सीजीएस सिस्टम में लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाती है, दिस इज कॉल्ड 1 गॉस। ये लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी है 1 गॉस की, उसको समझिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 गॉस। हम मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड 1 गॉस है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम उस मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड 1 गॉस है जो मैग्नेटिक फील्ड 1 EMU ऑफ चार्ज के ऊपर, जब वो 1 EMU ऑफ चार्ज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो 1 EMU ऑफ चार्ज जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करे, उस चार्ज पे 1 डाइन का अगर फोर्स लगाती हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 1 गॉस। आई रिपीट, 1 गॉस मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है या उस मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 गॉस मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड 1 EMU ऑफ चार्ज पे, जो 1 EMU ऑफ चार्ज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता हो, ऐसे 1 EMU ऑफ चार्ज पे जो 1 डाइन का फोर्स लगाती है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम देंगे दिस इज सेड टू बी 1 गॉस। ये हमारे पास 1 गॉस की डेफिनेशन आती है। आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमें क्या करना है आप इसको समझिए। अगर हम यहां से देखें तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आई है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उस फोर्स के बराबर है जो फोर्स किसी यूनिट चार्ज पे लगेगा, जो यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो। तो उस केस में आई रिपीट अगेन, वो चार्ज जो यूनिट वेलोसिटी से, वो यूनिट चार्ज जो यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, उस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकली इक्वल है। आई कैन रिपीट इट अगेन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट फोर्स which will applied on a unit charge moving with unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field। आगे चलिए, यहां पर आइए, अब हम बात करते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे सिस्टम में यूनिट की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे सिस्टम में जो यूनिट बनती है दैट इज कॉल्ड 1 टेस्ला। हमने 1 टेस्ला की डेफिनेशन देख ली है। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट बनती है, वो गॉस है, हमने उसके बारे में भी बात कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहां पर है उसको समझिए आप, दैट इज अगर हम रिलेशन देखते हैं तो समझिए, अगर हम यहां पर रिलेशन को स्टडी करें तो बताइए रिलेशन किस किस के बीच में, दिस इज रिलेशन between 1 टेस्ला एंड गॉस। तो यहां पर बताइए टेस्ला और गॉस के बीच में क्या रिलेशन बनता है, इस चीज को हम यहां पर समझेंगे। सो आप प्लीज ध्यान से देखिए, जो 1 टेस्ला है उस 1 टेस्ला को मैंने कैपिटल T से डिनोट किया। 1 टेस्ला इज इक्वल टू दिस, ये रहा how much it is, मैं पूरा लिख रहा हूं, this is 1 टेस्ला is equal to 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम into 1 मीटर पर सेकंड into 1, ये है। आगे चलिए, अगर हम 1 न्यूटन की जगह लिखना चाहें तो 1 न्यूटन is equal to 10 to power 5 डायन। आगे चलिए, 1 कूलम, अब समझिए क्या है। अब आप यहां से एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो आपको यहां पर अब लिखना क्या है वो देखिए, यहां पर कूलम है, मैं इस कूलम को अब सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन मैंने देखा यहां पर सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज होता है दैट इज 1 EMU ऑफ चार्ज। आपको बता दूं यहां पर जो 1 कूलम होता है that is equal to 3 into 10 to power 9 स्टैट कूलम, या आप कह सकते हैं यहां से और ESU ऑफ चार्ज, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ये बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करनी है, यानी कि यहां पर मैग्नेटिज्म की बात करनी है, तो 1 कूलम is equal to 1/10
EMU ऑफ चार्ज, ये आपके पास यहां पर आ गया। आगे चलिए, अब 1 कूलम्ब की जगह आप लिख दीजिए दिस इज 1/10 EMU ऑफ चार्ज, ये आपने यहां पर लिखा है। आगे चलिए, इनटू 1 मीटर पर सेकंड को लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपके पास यहां पर आ गया है। आगे चलिए क्या है, दिस इज नाउ 1/10 ये रहा, 10⁻² ये रहा, इस 10 से ये वाला एक 10 कैंसिल हुआ, यहां पे 10⁵ है, यहां पे 10⁻1 बचा, तो आप बता दीजिए यहां पर बचा है आपके पास 10⁻4, और क्या लिखेंगे 10⁻4 डाइन अपॉन, यहां पर लिखूंगा मैं दिस इज EMU ऑफ चार्ज, ये रहा। आगे चलिए, इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड आपने ये भी लिखा। आगे चलिए, और इसके बाद क्या है उसको समझिए। जब आप इन सबको मिला देंगे तो इन सबको मिलाकर आपके पास ये बचा है दिस इज 1 डायन अपॉन 1 EMU ऑफ चार्ज इनटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं 1 गॉस। तो यहां पर आ जाइए, यही सेम वैल्यू आपके पास यहां पर भी है, उसकी जगह आपने 1 गॉस लिखा था, आप यहां पर भी गॉस यानी कि 1 गॉस लिखे, तो 10⁻4 ये रहा और गॉस यहां पर आ चुका है, तो आप लिख सकते हैं दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू, दिस इज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस। ये आपके पास यहां पर रिलेशन आ चुका है 1 टेस्ला और गॉस के बीच में। चलिए, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है उसको सुनते हैं। देखिए, मैंने आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI सिस्टम में जो यूनिट बनती है वो बता दी है, CGS सिस्टम में जो यूनिट बनती है वो बता दी है, उनकी डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन कर ली है। उसके बाद मैंने आपको यहां SI सिस्टम और CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट बनती है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, हम लोगों ने वो रिलेशन भी डिस्कस कर लिया है। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फोर्स आता है, यानी कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करती है, हमें उस फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। सो आप यहां पर समझिए प्लीज, इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर Q चार्ज लिया, इस Q चार्ज को V वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना के हमने यहां से लॉन्च किया है। अब ये बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल अप्लाई फोर्स Q इनटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारे पास है। दिस इज F इज इक्वल टू Q इनटू V इनटू B इनटू साइन ऑफ थीटा, ये भी आपके पास इसको सोल्व करने का फॉर्मूला है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको यहां पर अब समझाना है कुछ, वो देखिए क्या है। देखो बच्चों, जो फोर्स आया है चार्ज पार्टिकल पे, जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, दैट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा +1 के अंदर हम ये करते थे कि अगर हमने कोई एक वेक्टर A वेक्टर और दूसरा वेक्टर B वेक्टर लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके अगर C वेक्टर आया है, तो जो C वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। जो C वेक्टर होगा वो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। कौन? ये C वेक्टर। यही चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होगा, यहां पर जो फोर्स आया है दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज
जो फोर्स निकलेगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा। इन दैट केस जो फोर्स होगा वो दोनों के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो सुनिए, हम लोगों को यहां पर जो टॉपिक डिस्कस करना है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, हम इसके बारे में अब यहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। समझिए, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से समझिएगा, अगर एंगल वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो क्या होगा, पहले ये केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा केस डिस्कस करेंगे। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो कैसे करेंगे, उसको हम यहां पर समझते हैं। पहला केस, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो हम कैसे समझेंगे, तो हम कैसे करेंगे, इस पर हम अपना काम शुरू करते हैं। आप समझिए, देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको यह कह दिया जाए कि ये लीजिए यहां पर आपको इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो आप समझिए अगर आप फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास रूल है और वो रूल हमने +1 में ही सीखा था जब हमने वेक्टर पढ़ा था। फॉर दैट हमारे पास रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो, कहां से कहां, देखिए यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप जाएंगे, विद स्मॉलेस्ट एंगल आप जाएंगे, तो उस केस में दिस थंब विल प्रोवाइड अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे करेंगे उसको समझिए। मान लीजिए ये डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन आपके पास वेलोसिटी की है, आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। जो फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आई है। अब आप बताइए फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। आप यहां पर अपना राइट हैंड थंब रखेंगे, ये आपने राइट हैंड रखा, राइट हैंड का थंब। अब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड आपने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल किया, ये लीजिए, दिस थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस थंब इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इनवर्ड। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस प्लेन में है, ये जो प्लेन आपके पास है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ है, यानी कि माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है, तो वो इस वेलोसिटी और इस मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। ये वाली बात आपको मान के चलनी है। आगे चलिए, तो आपने एक बात सीखी कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है, आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो इन दैट केस आप अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ताकि आपको स्मॉलेस्ट एंगल से जब जाएंगे तो ये थंब आपको डायरेक्शन देगा किसकी, फोर्स की। सेकंड केस और सुनिए, अगर आप यहां पर सेकंड केस देखें, मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास ये रही, एंगल अभी भी आपके पास थीटा है। अब बताइए फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। अगेन फिर वही राइट हैंड थंब रूल, आपको पहले भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जाना था, अभी भी आप वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड भी जाएंगे। आप अपने राइट हैंड को यहां रखें और फिंगर्स को कर्ल करें फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस वे, ये अगर आप इस तरीके से करेंगे, देन दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पर अगर आप डायरेक्शन देखें तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, यहां पर देखें तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है। बोथ इन बोथ केसेस
जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस बात को आप याद रखिए। तो आपने जो फोर्स निकाला वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाला है। आपने एक चीज और देखी होगी, जब वेलोसिटी यहां पर है और मैग्नेटिक फील्ड यहां है, उस केस में डायरेक्शन इनवर्ड है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर ले लें, वेलोसिटी को नीचे लिया, उस केस में जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों केसेस में आपको डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट मिली है। डेफिनेटली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो सिर्फ जस्ट रोटेशन दिखाना है। इस केस में देखें तो जो रोटेशन बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, इस केस में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ड्यू टू दैट रीजन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स बनेगा वो दोनों केसेस में एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर जो फोर्स होगा वो इनवर्ड होगा और यहां पर जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा। तो ये एक केस आपके पास यहां पर आया है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखेंगे तो वो केस हमारा बनेगा सेकंड केस। वो क्या है? अगर एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होगा? तो सुनिए, अगर वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, उस केस में आपको यहां पर रूल लगाना है राइट हैंड थंब रूल। लेकिन अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, वो कैसे? उसको समझिए। मान लीजिए आपने यहां पर लिया इन दिस वे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी, एंगल इनके बीच में हुआ 90 डिग्री। और एक बात तो आप जानते हैं, जो फोर्स आएगा वो तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो फोर्स होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हुआ। दैट मींस ये तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए हैं। उस केस में जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि जब थीटा 90 डिग्री हो, उस केस में हमारे पास रूल आता है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। वो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बताइए भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास क्या है? इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करो कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आई रिपीट, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब of your left hand in such a way that these all are perpendicular to each other. Now, अगर first finger हो along the direction of magnetic field, middle finger हो along the direction of motion of charge particle, यानी कि middle finger चार्ज पार्टिकल के मोशन यानी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन के along हो, then this thumb will provide us the direction of force. समझिए कैसे? फर्स्ट फिंगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ले ली, मिडिल फिंगर आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग ली, ये रही। देन द थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो इस तरह से आपको यहां पर मिल सकती है। और सुनिए, अगर आप यहां पर राइट हैंड थंब रूल की मदद से ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड तक घूम जाएं, अपने राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड तक कर्ल करें, देन अगेन दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज इनवर्ड। बट हम लोगों ने इसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाया है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है आप फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करो कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो,
मिडिल फिंगर along the direction of velocity हो, then this thumb will give the direction of force. I repeat other thing with other example, उसको समझिए। मान लीजिए यहां पर आपने कुछ ऐसा किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी आपने इस तरफ यहां पर ले ली है। अब आप समझिए कैसे करेंगे। फिर आपको फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझिए। फर्स्ट फिंगर along the direction of magnetic field, middle finger along the direction of velocity, then this thumb will give the direction of force. तो बताइए फोर्स किस तरफ है? फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये रही फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आपके पास रूल है यहां पर फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का। जब एंगल 90 डिग्री ना हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है राइट हैंड थंब रूल। जब एंगल 90 डिग्री हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां तक आपको आज करना है। नेक्स्ट टाइम से हम बायोट-सैबोट लॉ को डिस्कस करेंगे। बायोट-सैबोट लॉ में क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, जो आपको डाउट हो वो आप पूछते रहिए। ऑल द बेस्ट।